अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये वीडियो थोड़ा-सा आपके लिए तवील ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जाएगी। JGLCCE उर्दू जो आपका सेकेंड पेपर है, उसके लिए आपकी यहाँ पर भरपूर तैयारी होने वाली है। इस लेक्चर के ज़रिए से हम आपको हिंदुस्तानी का इर्तिक़ा बताने वाले हैं। आपको सबसे पहला लफ्ज़ जो हिंदुस्तानी दिख रहा है, यहीं से आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, तो आपको अपना सिलेबस भी देखना है। सिलेबस में ज़ुबान के पार्ट में ये हिंदुस्तानी लिखा है और इसी का इर्तिक़ा पूछा है, तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी भी एक नाम है उर्दू का। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि जानते हैं आप कि हिंदुस्तान कसीर लिसानी मुल्क है, यानी यहाँ पर बहुत तरह के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, उसमें बात की जाती हैं। छोटी बड़ी तकरीबन 600 ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं, इसलिए इसको ज़ुबानों का घर भी कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान को ज़ुबानों का घर भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी भी एक नाम है जो उर्दू के नाम से मारूफ़ है, यानी मौजूदा वक्त में ये उर्दू के नाम से मारूफ़ है, जबकि इससे क़ब्ल इसका नाम हिंदुस्तानी भी रहा है। दरअसल इसकी जड़ें हिंद यूरोपी से जुड़ी हुई हैं, यानी जो हिंदुस्तानी ज़ुबान है इसकी जड़ें हिंद यूरोपी से जुड़ी हुई हैं। हिंद यूरोपी की गोया कि एक शाख है ये। आप जानते हैं कि दुनिया की ज़ुबानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया, आपको ये क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे और जब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और स्पष्ट हो जाएंगी। इसकी एक मशरक़ी शाख हिंद आरियाई कहलाती है। किसकी? हिंद यूरोपी की मशरक़ी शाख है हिंद आरियाई। हिंद आरियाई की इर्तिक़ाई शक्लें जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानें कहलाएँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, नेट, JRF वगैरह, वो सब में ये चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, जिनमें से एक उर्दू भी है। तो बहरहाल थोड़ा सा एक फ़िगर देख लीजिए आप यहाँ पर, इसके ज़रिए से समझने में थोड़ी सी आसानी होगी कि कदीम हिंद आरियाई है ये इसकी शुरुआत 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक मानी जाती है, यानी कदीम हिंद आरियाई, जिसका अलग अलग नाम भी है, जिसको अहद अतीक भी कहते हैं, वैदिक संस्कृत भी कहते हैं वगैरह। तो ये है। फिर इसी में दूसरी चीज़ है वुस्ता हिंद आरियाई। ये वस्ती नहीं है, वुस्ता हिंद आरियाई है। इसकी शुरुआत 500 क़ब्ल मसीह से 600 ईस्वी तक है। ये सवाल का बार बार पूछा भी जाता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद दिला दें कि ये जो वुस्ता हिंद आरियाई है, जो 500 से 600 क़ब्ल मसीह तक है, ये प्राकृतों का ज़माना है। उसके बाद है जदीद हिंद आरियाई, ये 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मान लीजिए, या फिर ताहाल मान लीजिए, अपभ्रंशों का ज़माना है। तो आपको अगर इस तरह से सवाल पूछे कि प्राकृतों का ज़माना कब से कब तक है, अपभ्रंशों का ज़माना कब से कब तक है, तो वो भी आप यहाँ इसके ज़रिए से जवाब दे पाएंगे। तो बहरहाल आपने देखा कि इसका अहद अतीक है, इसी का नाम जो है वैदिक संस्कृत है। तो यहाँ पर लिखा है वैदिक संस्कृत हिंद आरियाई की इब्तिदाई शक्ल है। अभी हम आगे भी बोलेंगे। क्लासिकी संस्कृत ये है, उसी की गोया के शाखें हैं, उसी से निकली हैं, बनी हैं। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्राकृतें, अभी हमने बताया कि उसकी शक्लें, तो प्राकृतें वहाँ से निकली हैं। उनमें से प्राकृत में है पेशाजी है, अर्धमागधी है और मागधी है, उसके बाद शोरसेनी है, इसी तरह से महाराष्ट्री, ये सब के सब प्राकृत हैं। अब प्राकृत ही से जो एक शोरसेनी प्राकृत है, उसी से शोरसेनी अपभ्रंश बना। अपभ्रंश ये मगरिबी हिंदी है और उसके बाद उससे कई तरह की अपभ्रंशें वजूद में आई, जैसे खड़ी बोली है, बांगड़ू यानी हरियाणी ही का एक नाम है। आपको अगर ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है मगरिबी हिंदी की कितनी किस्में हैं, कौन कौन हैं, इनमें से कौन है कौन नहीं है, तो ये याद कर लीजिए। ब्रिज है, इसी तरह से बुंदेली है, कन्नौजी है। अब खड़ी बोली की 2 शाखाएं हैं, उर्दू और हिंदी। हम बस सिर्फ आपको दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह से वो जुड़ी हुई हैं, आपको हमने बताया है। तो पुराने ज़माने में उर्दू नाम की कोई ज़ुबान नहीं थी,
जैसा कि आपने वहाँ भी फिगर में देखा कि नाम आया है, लेकिन ऐसी कोई ज़ुबान नहीं थी। ज़ुबान के नाम की हैसियत से लफ्ज़ उर्दू निस्बतन नौ उमर है, यानी अभी जदीद नाम है इनका। जिस ज़ुबान को आज हम उर्दू कहते हैं, पुराने ज़माने में उसी ज़ुबान को हिंदवी, हिंदी, दहलवी, गुजरी, दक्कनी और फिर रेख्ता कहा गया है। तो ये तरतीब है, कह रहे हैं कि ये नाम तकरीबन इसी तरतीब से इस्तेमाल में आए हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि सबसे पहले इस ज़ुबान का उर्दू का क्या नाम था, तो हिंदवी, उसके बाद हिंदी, उसके बाद दहलवी, उसके बाद गुजरी, उसके बाद दक्कनी, फिर रेख्ता। 17वीं से 19वीं सदी तक के वसत तक ये नाम रहे हैं, यानी उनके नाम रेख्ता रहे हैं, दक्कनी रहे हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता रहा है। अंग्रेज़ों ने इस ज़ुबान के लिए अपनी ईजाद या पसंद के नाम इस्तेमाल किए, जैसा कि आपने देखा कि किसी ने कुछ इस्तेमाल किया है, किसी ने हिंदुस्तानी इस्तेमाल किया, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ है कि हिंदुस्तानी हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों की मुश्तरक बोलचाल की ज़ुबान थी, जिनमें अरबी व फ़ारसी अल्फाज संस्कृत के तद्भव यानी मिले जुले लफ्ज़ों के पहलू ब पहलू बोले जाते थे। ये भी हिंदुस्तानी भी बोले जाते थे। अलगरज़ ये नाम उर्दू को उस वक्त मिला, यानी हिंदुस्तानी नाम उर्दू को उस वक्त मिला जब वो सिर्फ़ दिल्ली की ज़ुबान न रही, यानी दिल्ली से बाहर भी ये ज़ुबान बोली जाने लगी थी, बल्कि बर्रे सग़ीर की ज़ुबान हो गई। फिर तो हर सूबे में तहज़ीबी व अदबी ज़ुबान की हैसियत से राज करने लगी, यानी हिंदुस्तानी राज करने लगी। हिंदुस्तानी के इर्तिक़ा की मालूमात के लिए हिंद आरियाई की तारीख़ से आशना होने की ज़रूरत है। अगर आप हिंद आरियाई की तारीख़ से आशना हो जाएंगे, तो उनके इर्तिक़ा पर गौर कर लेंगे, तो आपको हिंदुस्तानी के बारे में ख़ुद ब ख़ुद मालूम हो जाएगा। यहाँ पर उसी बात को समझिए कि हिंद आरियाई का आगाज़ व इर्तिक़ा, यानी हिंद आरियाई ज़ुबान क्या है, कैसे आई है, कब से शुरू हुई है। हिंद आरियाई ज़ुबान की तारीख़ 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक फैली हुई है। आर्यों की क़दीम किताबों में उनके असल वतन और हिंदुस्तान में उनकी आमद का कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता है। कदीम ज़माने में लोगों का ख़्याल था कि आर्या तिब्बत से आए थे, जबकि बाज़ मुहक़्क़ीक़ीन यानी जो तहक़ीक़ करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले का ख़्याल है कि आर्या कबाइल हिंदुस्तान ही की सरज़मीन से उठे, यह लोग कह रहे हैं। बहरहाल बाद में ईरान और यूरोप में फैल गए, ये लोग मान रहे हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बना के बताया जा रहा है ताकि कॉन्सेप्ट जहन में आ जाए। ऋग्वेद में देसी कबाइल और आर्यों की मुतवातिर लड़ाइयों के बारे में जो इशारे मिलते हैं ऋग्वेद में, उनसे ज़ाहिर होता है कि आर्या कबाइल शिमाल मगरबी हिंदुस्तान के दुर्रों से लड़ते लड़ते हिंदुस्तान के मैदानों में दाखिल हुए। मुहक्किकीन का ये ख़्याल कुछ ज़्यादा मुस्तनद नहीं लगता, गोया कि ये बात भी ठीक नहीं लगती है, चूँकि हिंदुस्तान कदीम तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा है, इसलिए इब्तदाई ज़ुबान की तलाश यहीं से करनी चाहिए। हम अगर इब्तदाई ज़ुबान की तलाश करें तो हमें यहीं से करनी होगी, यानी आर्या से ही, क्योंकि ये बहुत पहले से आबाद भी है और उनके तहज़ीब और तमद्दुन को लोगों ने इख्तियार भी किया। इस तरह की राय का इजहार करते हुए हमारे मुहक्किकीन के ज़हन से वो लिसानी रिश्ते यकसर महव हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं रख पाते हैं जो हमें एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ यूरोप की मौजूदा ज़ुबानों से वाबस्ता करते हैं। ईरान और यूरोप की जो ज़ुबानें हैं उसके क़वायद और उसूल पर जब गौर करते हैं तो हमें वहाँ तक ये चीज़ें खींच कर लेकर जाती हैं। मुहक्किकीन का एक गिरोह आर्यों का असल वतन पंजाब बताता है, जबकि कुछ कंधार को आर्यों की जन्म भूमि बताते हैं। जदीद माहिरीन लिसानियात यानी जो लोग लिंग्विस्टिक हैं का ख़्याल है कि आर्यों के असल वतन की तलाश वुस्ता एशिया के इलाक़ों में ही करना पड़ेगी। प्रोफेसर शुरेद्र ने दरियाए वाल्गा के दहाने को आर्यों का असल वतन करार दिया है। उनके ख़्याल में आर्या मगरिब और जनूब मशरिक़ की तरफ फैलना शुरू हुए। उनका एक गिरोह मगरिब में दाखिल होता है
और मुख्तलिफ़ शाखों में तक़सीम होकर तमाम यूरोप में फैल जाता है, और दूसरा गिरोह जनूब मशरिक़ की जानिब की तरफ आता है और बहीरे कैप्टन के शिमाल से होता हुआ मौजूदा बदख्शां और कोह-कुन के इलाक़े में पहुँचता है, जहाँ वो 200 शाखों में बढ़ जाता है। तकरीबन 200 शाखों में ये आर्या बढ़ जाते हैं जब जनूब मशरिक़ की तरफ आते हैं। एक शाख मशरक़ी ईरान में दाखिल होती है, उन्हीं में से जो 200 शाखों में तक़सीम हुई हैं, और फिर दरियाए काबुल की वादी के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच जाती है। ये उसके आने की तारीख़ बताई गई है। प्रोफ़ेसर गुल कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन तमाम नज़रियात को रद्द करते हैं। वो इसकी अक्सर मुखालफत करते हैं, जिनमें जोग्राफियाई और तारीख़ी वजूह पर आर्यों की नक़्ल व हरकत को मुनहसिर किया गया है। उनके ख़याल में सबसे ज़्यादा फ़ितरी रास्ता दुर्र-ए दानियाल और एशियाई कूचक है। ये दो चीज़ तारीख़ में आर्यों के नक़्ल मकानी की बाद में जितनी भी मिसालें मिलती हैं, उनमें यही रास्ता इख्तियार किया गया है, यानी दुर्र-ए दानियाल और एशियाई कूचक, जो प्रोफ़ेसर गुल कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने नज़रियात पेश किए हैं। 1906 में एशियाई कूचक से जो दस्तावेज़ात महसूल हुए हैं, मिले हैं, उनसे भी इस बात की तस्दीक होती है, इस प्रोफ़ेसर की बात, कि आर्या 1500 क़ब्ल मसीह में इसी रास्ते से हिंदुस्तान में वारिद हुए थे, हिंदुस्तान आए थे। एशियाई कूचक के रिकॉर्डों में देवी देवताओं के जो नाम मिलते हैं, वो आज भी संस्कृत की मुक़द्दस किताबों में जूं की तूं पाए जाते हैं। इसी तरह संस्कृत के आदाद उस वक्त के एशियाई कूचक के रिकॉर्डों में दर्ज आदाद से इस कदर मिलते हैं कि यह बात वाज़ेह हो जाती है कि आर्या का केशिया के रास्ते एशियाई कूचक की तरफ बढ़े होंगे। गोया कि ये जो गुमान था वो यकीन में बदलने लगता है। इस तरह ओस्ता की फ़ितरी और गैर मसनूई ज़ुबान के दोनों किनारों पर हमें मशरिक़ में संस्कृत और मग़रिब में एशियाई कूचक के नए दरियाफ़्त शुदा रिकॉर्डों की ज़ुबान मिलती है। इन तमाम शवाहिद के पेश नज़र, यानी इन तमाम जो हमें चीज़ें मिली हैं जिससे कि उसे यकीन हमारा बढ़ता चला जाता है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों के दाखिले की तारीख़ 1500 क़ब्ल मसीह पर मुकर्रर की जा सकती है। हिंदुस्तान में दाखिले से कबल आर्या मशरिक़ ईरान में क़याम कर चुके थे, इसलिए उनकी ज़ुबान इर्तिक़ाई मनाज़िल तय करती हुई 2000 क़ब्ल मसीह तक हिंद ईरानी मंजिल पर पहुँच जाती है, और यही ज़ुबान हिंदुस्तान में इर्तिक़ा की मनाज़िल तय करती है। हिंदुस्तान में आर्यों का वास्ता यहाँ के कदीम बाशिंदे नेग्रेटिव कबाइल और आश्रित कौमों से हो पड़ा। यहाँ पर जो पहले से रह रहे कबाइल थे, उनसे उसका वास्ता और साबका पड़ा। उन कौमों को हराने में आर्यों को बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी, जिसकी निशानदेही ऋग्वेद के बाज़ क़िस्सों से होती है। यानी ऋग्वेद में जो क़िस्से दर्ज किए गए हैं, उससे भी हमें ये बातें समझने में मुआविन और मददगार लगती हैं। आर्यों ने द्राविडी यानी नेग्रेटिव कबाइल के मज़हब के बहुत से अनासर कबूल कर लिए। जहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक़ है, तो द्राविडी ज़ुबान के कुछ निशानात आर्याई ज़ुबान पर भी मिलते हैं। ख़ास तौर पर कवायद और सौतियात पर काफ़ी असर पड़ा है, और इसी तरह आर्याई ज़ुबान ने हिंदुस्तानी से हिंद आर्याई की शक्ल इख्तियार की। शिमाली हिंद में अब उन द्राविडी ज़ुबानों का नामो निशान नहीं मिलता है। अलबत्ता जब कदीम आर्याई तहज़ीब का मुताला करते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि उस तहज़ीब की सबसे बड़ी देन ब्राह्मी रस्मुल ख़त है, जिसका इर्तिक़ा हिंदुस्तान में हुआ और हिंदुस्तान की तमाम लिखावटों का माख़ज़ बना। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे कि आर्यों का असल वतन क्या है और आर्या कौन थे। इस सवाल पर आज तक माहिरीन मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके हैं। यही वजह है कि आर्यों के असल वतन के सिलसिले में मुख्तलिफ़ और मुतज़ाद आरा मिलती हैं, लेकिन इस बात में अब कोई शक नहीं है कि आर्या सबसे पहले शिमाल मग़रिब की तरफ 1500 क़ब्ल मसीह के करीब हिंदुस्तान में नमूदार हुए। ये मुत्तफ़क़ अलैह बात है। लेकिन हिंदुस्तान आने से कबल वह ईरान में तकरीबन 1000 साल क़याम कर चुके थे। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिनों तक वहाँ पर उन्होंने क़याम किया था।
ईरान में अपने क़याम के दौरान वो हिंद ईरानी यानी इंडो एरेनियन ज़ुबान बोलते थे। हिंद आर्याई भी हिंद यूरोपी की एक ज़ैली शाख है। समझ में बात आ गई। यहाँ पर उन्होंने वही कहा कि हिंद यूरोपी की एक ज़ैली शाख है। ईरान में पुरानी हिंद ईरानी की दो सूरतें पैदा हो गईं, औस्ता और कदीम फ़ारसी। ये ईरान में हुआ। इसके साथ उस्ताद रिश्तों की मजहबी किताब है। इसमें शामिल नज़में गाथा कहलाती हैं। इस ख़ानदान यानी हिंद ईरानी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबानें आज ईरान और अफ़गानिस्तान में बोली जाती हैं, जिनमें जदीद फ़ारसी, पश्तू, बलूची ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये सब उन्हीं से ताल्लुक़ है। आर्यों के ग्रुप 1500 क़ब्ल मसीह के करीब हैं, जो अब हिंदुस्तान हो गए थे। कह रहे हैं कि जो अब हिंदुस्तानी हो गए थे। हिंद ईरान की कदीम सूरत यानी कदीम फ़ारसी और हिंदुस्तानी आर्यों की कदीम ज़ुबान वेद की संस्कृत में गहरा लिसानी रिश्ता है। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद उनकी ज़ुबान में अब नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा हो गई थीं और हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़ुबानों के इर्तिक़ा की 3 अहम मंजिलें या अदवार करार दिए गए हैं। हिंद आर्याई के अदवार करार दिए गए हैं। पहला तो उनमें है कि कदीम हिंद आर्याई जो 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक, अभी हमने बताया भी। वुस्ता हिंद आर्याई जो 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक। जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से जदीद दौर तक। ये मुसल्लमा हकीकत है। तो इस तरह से आपने जान लिया कि जो हिंदुस्तानी का इर्तिक़ा है वो कहाँ से हुआ है, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए फिर ये बात और भी वाज़ेह हो जाएगी जब आप दूसरा क्लास अटेंड करेंगे। उर्दू ज़ुबान की पैदाइश, नज़रियात और हक़ाइक़ का जायज़ा जब हम लेंगे, वहाँ पर इससे भी जुड़ी हुई चीज़ें रहेंगी ताकि वहाँ पर ये वाज़ेह हो सके। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट बना सकें, पेश कर सकें, आपके लिए हम अपना टाइम लगा सकें। फिर साथ ही अगर आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी चाहिए तो हमें उस पर भी कमेंट कीजिए ताकि हम जल्द अज़ जल्द काम कर सकें। चलिए तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।